नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है इग्नू का VE का 818 का कोड का जो है चैप्टर नंबर जो है 8 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। 8 में जो है हम लोग पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि इसका जो है मुख्य टॉपिक है खतरे और संरक्षण, कैसे खतरा है और इसको कैसे बचाया जा सकता है। चलिए पहले देखेंगे जैव विविधता के हानि के कारण अधिक व्यवसाय हानि एवं जीवन एवं संघर्ष के प्रजाति चयनात्मक एवं पालतू जानवर कीटनाशकों को उपयोग है। उसके बाद आप पढ़ेंगे जैव विविधता के संरक्षण की जागरूकता, जैव विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रकार से हम चैप्टर नंबर 8.2 का चलते हैं। कहता है अधिवास का हानि। अधिवास का हानि यानी क्या होता है। कहता है कि अधिवास का अर्थ है कि वे क्षेत्र जहां भोजन आवास का इस्तेमाल करती है, और प्रजनन करती है, इन अन्य पादपों जैसे जंतुओं प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा जोखिम और उनके अधिवासों के विनाश या बदलाव के कारण आदि जंतु के अधिवास एवं नष्ट हो जाते हैं। कहता है इनमें से बाधा जाता है और नए बदलाव अनुकूल आवश्यक करना चाहिए। उन्हें कहीं और जाना चाहिए अथवा अन्यथा मौत हो सकती है। जब उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर जाने के लिए मजबूर किया जाता है तथा यदि उनके एक उचित अधिवास मिल जाता है तो संभावना है कि अधिवास से पहले उपयोग एवं अधिवास मिल जाता है तो संभावना है कि पहले उपयोग किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप सामान्य जाति एवं जंतुओं के स्थानीय आबादी के लिए उन्हें प्रयोगिता करनी चाहिए। और दूसरे विकल्प यह है कि उसके अपेक्षा अधिवास में चले जाने पर वहाँ के हमलावर एवं शिकार हो सकते हैं, जिन्हें भूखे रहना पड़ सकता है या रोग हो सकता है, या कोई जैसे कबूतर, गौरैया, कौकुदक जैसे चूहा, मूसक और हिरण संशोधित अधिवास भली भांति रहते हैं, जैसे कि मानव की गतिविधियों द्वारा प्रदान किए गए, किंतु उनके मामले में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आगे देखते हैं दोस्तों। कुछ आदिवासी प्रजाति लुप्त होने के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे कि भंगुर अधिवास कहते हैं। जैसे केरल द्वीप, महासागरों के द्वीप, पर्वतीय शिखर पर भंगुर अधिवास हैं। कहता है जैसे कि इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि अधिवास यानी परिस्थिति के द्वीपों को अधिवास के क्षेत्र में जो प्रतिकूल क्षेत्रों को अलग होते हैं, फैलाव के प्रभावी रूप से बाधक के रूप में कार्य करते हैं, लुप्त होते हैं, जो जोखिम का उदाहरण होता है, उसे अधिवास कहते हैं। चलिए देखते हैं। अधिवास का विनाश आज वैश्विक एवं जैव विविधता का सबसे मुख्य कारण एवं महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में मान्यता दी गई है। इस दुनिया में देखिए दोस्तों, दुनिया भर में अधिकांश प्रजाति हैं वो क्या है, नए अधिकांश प्रजाति जो है नष्ट हो जाने के दायित्व में इसे शामिल किए गए हैं। कहता है उपयोग के लिए जंगलों को काटना, उदाहरण के लिए विकास, खेती के लिए आदि के लिए उन्हें काटना, बड़े पैमानों पर लकड़ी का इस्तेमाल एवं छोटे पैमानों पर टुकड़े में खेती के लिए विस्थापन, सफरिंग कल्टीवेशन, अफ्रीका में 70% से जंगलों की कटाई, एशिया में 50% जंगलों की कटाई और अमेरिका में 35% जंगलों की कटाई के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे दोस्तों मत्स्य वर्धन यानी एक्वाकल्चर के लिए मैंग्रोव स्थानों से मैग्रेसिव विनाश का केरल एवं कोरल खनन विनाश है। भूमि के उपयोग के लिए झीलों का रूपांतर यानी इमारती लकड़ी एवं जलवान लकड़ी के बहुत अत्यधिक इस्तेमाल तथा अधिवास एवं मनुष्यों के जलाना, उदाहरण के लिए खेती के लिए जंगलों को जलाना एवं मवेशियों के लिए चारे मात्रा बढ़ाना हेतु घासों को आग लगाना, इस तरह से नदियों में बांध बनाना, मीठे जल के व्यवसाय, ये सब कारण से क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो है प्रजाति जो है, छोटे छोटे प्रजाति जो है खत्म होते हैं। प्रदूषक, प्राकृतिक एवं मानव अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या काम करते हैं, जैसे कि
इस प्रकार के प्रदूषक एवं अधिवासों को अधिक बाधा आती है। औद्योगिक अपशिष्ट एवं गंभीर नुकसान भी आते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, खासतौर पर जलीय अधिवासों के उदाहरण के लिए 1950 मतलब 1950 में 1960 के दशक में कीटनाशक खास तौर पर क्लोरीन युक्त जो है हाइड्रोकार्बन एवं डेट्रिटल के कई पक्षियों के आबादी में कमी आ गई थी, जिससे ब्लड ईगल एवं ब्राउन एपीविक्स। कई देशों में तो कुछ ऐसे प्राचीन क्षेत्र हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा किसी भी प्रकार की अब तक बदला नहीं गया है। इन अधिवासों के पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाता है। उन्हें वे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और विकास के तौर पर अधिवास एवं द्वीप बना दिए जाते हैं। विभाजन के प्रजाति एवं अधिकांश प्रकाश, हवा एवं तापमान मिलते हैं जो प्राकृतिक के तौर मिलने वाली मात्रा में अधिक होता है, और इस प्रकार की प्रजाति को उत्तर जीवित एवं उनके भोजन के लिए स्रोत में कमी आती है, और प्रजनन के लिए कुछ साथी भी मिलते हैं। इस तरह से कुछ साथी भी मिलते हैं। विभाजन दृष्टि में ट्रांजिशन के कई प्रजातियों में कई प्रकार की प्रजातियां अलग अलग होने के परिणाम स्वरूप भी आंतरिक प्रजनन यानी कि इनब्रीडिंग होने लगता है, जिससे कि आनुवंशिक विविधता के अनुशासन पहुंचाता है और तथा स्थानीय स्तर पर लुप्त हो जाती है। प्रजाति की तीन चौथाई अधिक संख्याओं को आज उनके वन्य अधिवासों का विनाश के कारण लुप्त होने के खतरा है। इन प्रजातियों की बड़ी संख्या में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में से है, जहां मानव की आबादी बहुत अधिक एवं विस्फोटक रूप में बढ़ रही है। अधिवासों में विनाश की तेजी से हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा के वनों में धरती एवं सतह का केवल 7% आता है। फिर भी यहाँ के कुल प्रजातियों के लगभग 3/4 प्रजातियों का निवास करती है। आज इन जंगलों का चिंताजनक दर नष्ट किया जा रहा है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, मनुष्य का जो है वन्य जीवन संघर्ष। इस तरह से कुछ मनुष्य पादप एवं जंतु की प्रजाति एवं उसके प्रतिस्थापन का दर की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। दुनिया की प्रमुख महासागरों एवं मत्स्य पालन एवं स्थानों में से 9 स्थान गिरावट आई है, और क्योंकि यह बहुत ही अधिक संख्या में मछलियाँ पकड़ी जाती थी तथा साथ ही साथ जल प्रदूषक तथा आदिवासियों का विनाश हुआ। और उदाहरण के लिए दक्षिण ब्लूफिन टूना, अंटार्कटिका हेबिलिस और पैसिफिक एवं अंटार्कटिका सलमान इस समय लकड़ी की कटाई की दर के महोगनी एवं अन्य क्षेत्रों की प्रजाति का समापन का खतरा है, जिन्हें बढ़ने के परिपक्व होने में कई वर्षों की समय लगता है। कहता है वन्य जीवन 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष जो है वैश्विक बाजार पालतू जानवरों को लोग चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं खाद्य स्तर पर सजावटी वस्तुएं के अन्य उपयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, कटिबंधीय पादपों एवं पक्षियों की भालुओं, पांडा एवं बाघों की जोखिम बढ़ा है। इस तरह से प्रजातियों की चयनात्मक एवं विनाश है। इस तरह से प्रजाति एक प्रकार की चयनात्मक विनाश के मौजूद में जंतुओं का बराबर मात्रा में दुर्भाग्यशाली परिमाण उत्पन्न होता है। उक्त चयनित एवं विनाश के अनपेक्षित परिमाणों का जो है दुर्भाग्यवश परिमाण एवं उत्पन्न करता है। उचित चयनित विनाशों को अपेक्षित परिमाणों को प्रदर्शन यानी यात्री कबूतर जो है उदाहरण के लिए समझाया जा सकता है, जैसे कि 19 यात्री कबूतर, ये जो है आपका कबूतर कहता है प्रजाति के विनाश का मौजूदा बराबर मात्रा में दुर्भाग्यशाली परिमाणों को चयनित किया जाता है, और कहता है यात्री कबूतर उदाहरण के लिए समझाया जा सकता है कि 19वीं शताब्दी में मध्य यात्री कबूतरों को एक्टोपिस्ट मैग्रेसियस के दौरान संभवतः धरती पे सबसे अधिक जनसंख्या में पाया जाने वाला पक्षी था। यानी कि ये क्या था, यात्री कबूतर जो था यह एक बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में पाया जाने वाला कबूतर था। एक्टोपिस्ट मैग्रेसियस संभवतः धरती से सबसे अधिक पाया जाने वाला पक्षी था। प्रवास के दौरान इनके झुंड में आकाश भरा होता है, और इनका एक झुंड उड़ान की लंबी ऊंचाई यानी 400 मीटर के लंबे होते हैं। इसके भी कम से कम 2 बिलियन पक्षी होते हैं। 2 बिलियन पक्षी होते थे। इनकी संख्या इतनी अधिक थी कि ये पक्षी के
भारे पर पेड़ों की शाखाएं टूट टूट जाती थी और एक स्थान से एक इस झुंड में निकलने से घंटों समय लगते थे। कहता है लगभग 505 किलोमीटर चौड़े और 67 किलोमीटर लंबे जंगल का हिस्से में प्रति सेकंड लगभग 19 घोंसले थे। कहता है अनुमान लगाया गया कि इसमें जो है लगभग जो है आपका 1871 में 176 बिलियन कबूतर की यात्री मध्य निकोसिस यूएसए में 22,000 वर्ग की किलोमीटर क्षेत्रफल के घोंसला बनाए। यहाँ तक कि यात्री कबूतर अपने घर बनाए। इनकी तीनों बीटा गिरने के से जंगल की उर्वरता बढ़ जाती है और इनकी बड़ी संख्या में बावजूद आज धरती पर एक भी यात्री कबूतर नहीं है। इसके आश्चर्य होंगे कि क्योंकि लुप्त हो गए, जिसका कारण है कि लाखों यात्री कबूतर हर साल भोजन के लिए मारे गए। इसलिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। यात्री कबूतर जो है आपका क्या नाम था, माइग्रोस्टेनिल, तो इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, एक्टोपिक माइग्रोस्टेस के नाम से। ये जो है बहुत ही बड़ा, यानी कि आपका जो है 90 घोंसले बनाते थे। ये जो है देखिए 5 किलोमीटर लंबा और जंगल में प्रति सेकंड 90 सेकंड घोंसला बनाता था। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों आगे देखते हैं मानव की, थोड़ा इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार देख लीजिए, देखिए ये जो है इसमें जो है ये जो है यात्री कबूतर बहुत ही क्या थे, माइग्रेशन के दौरान धरती पर सबसे अधिक पाया जाता था। ये यात्री कबूतर धरती पे सबसे अधिक पाया जाता है। प्रवास के दौरान झुंड के आकाश भर जाता था। जब वो यहाँ से भोजन के लिए जाते थे तो वो झुंड भर जाता था। उड़ान की लंबाई 400 किलोमीटर लंबी होती थी, यानी कि 400 किलोमीटर ये लंबी होती थी उसकी उड़ान। और जो होती थी, कहता है इसमें से कम 2 बिलियन पक्षी होते थे। 2 बिलियन, समझ रहे हैं, 2 बिलियन पक्षी होती थी, 200 करोड़। इसमें इनकी संख्या इतनी अधिक होती थी कि पक्षियों के भार पे पेड़ की शाखाएं टूट जाती थी। स्थान पर इस झुंड में घंटों समय लगते थे। 5 किलोमीटर 67 किलोमीटर लंबे जंगलों के हिस्सा प्रति पेड़ में 90 एक पेड़ में जो है 90 घोंसला से अधिक होते थे। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि कहता है चयनात्मक एवं प्रजाति का पालतू बनाता है, यानी कि चयनात्मक जो है चयनात्मक पालतू बनाता है। कहता है मानव जीवित प्रजातियों को देखभाल करता है जो कि उनके उपयोगी और इसके लिए व्यापक प्रजनन एवं कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसके लिए जिसके उत्पादन के अधिकतम लाभ प्राप्त होते हैं। इस क्रिया के दौरान जो है प्रजातियों की जो कुछ उपयोगी आवश्यकताओं खो देती है। कहता है जिसके कारण ये अवरूप प्राकृतिक रूप में जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके बहुत अच्छे उदाहरण है मक्का, जैसे कि मानव द्वारा इतना अधिक देखभाल मिली है कि अगर इसे अपने आप छोड़ दिया जाए तो यह जीवित नहीं रह सकता है। कहता है आज मनुष्य के पास घरेलू पशुओं का बड़ा झुंड होता है। आज मनुष्य के पास घरेलू पशु के बड़े झुंड होते हैं। ये पशु भूमि की अत्यधिक चराई द्वारा जंतु की आबादी में कमी लाता है, यानी कि उल्लेखनीय है कि भूमि की निविता है। इस प्रकार से उस वनस्पति का नष्ट किया जाता है जिस पर वन्य एवं जंतु निर्भर करते थे और इस विशेष क्षेत्र पे क्या होता है, अब वहाँ पे क्या होते हैं, पशु के चराने के लिए मतलब उपयोग करते हैं। इसी तरह से कहा जाता है पशुओं की संभावना होती है उस उपजाऊ के रेगिस्तान बदल दिए जाते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रचलन एवं घरेलू पशुओं के रोगों के वाहक एवं अन्य वस्तुओं को फैला जाता है। उदाहरण के लिए विशाल गैंडे एवं स्थायी पुनर्जय गंभीर नुकसान हुआ, जैसे स्थानीय घरेलू पशु का रिड पोस्ट रोग एवं इंटरपोस्टी डिसीज हुआ था। कीटनाशक का उपयोग के कारण भी बहुत सारे क्या होते हैं, जीव होते हैं जो कि जिसके कारण मौत हो जाती है जीव के, जैसे कि कीटनाशक के परंपरागत कीटनाशक का पारगण के जीवों के नुकसान होते हैं, जिसमें प्रबंध मधुमक्खी की आबादी एवं शामिल है जो फसल के उत्पादक में कमी ला सकती है। कहता है नदियों, झीलों एवं तटीय परिवेशों में धीरे धीरे अफवाह बहाव द्वारा की जाने वाली संपूर्ण जलीय पारिस्थितिक तंत्र का नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
कहता है अमेरिका में कीटनाशक के डीडीटी एवं डीडीई के पीवीसी के प्रतिबंध किया गया, क्योंकि उनके विकासशील देशों में अब तक के आयात की किया जा रहा है। ये पदार्थ जीवित जीवों के लिए पाए जाने वाले सामान्य हार्मोन पर बाधा पैदा करता था। ये उनके समान कार्य करते थे एवं घड़ियाल, टर्न एवं सलमान एवं सलमानों एवं गर्ल्स उनके परिवेशों कीटों को नाशक एवं जंतु हार्मोन्स रासायनिक स्तरों पर उच्च स्तर के कारण जो है प्रजनन संबंधी समस्या पाई गई। इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहाँ के जो है घड़ियाल हो गया, टर्न्स हो गया, सलमान हो गया, इस प्रकार से गुल्स हो गया, इसके प्रजनन समस्या आती थी। चलिए वैश्विक एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में हम थोड़ा बहुत समझेंगे। वैश्विक जलवायु देखिए पर्याप्त साक्ष्य प्रदर्शन करता है कि लोग की वैश्विक जलवायु के पर्याप्त बदलाव के कारण के लिए जिम्मेदार हैं। ये जीवन की घातक और जीवन जो है ईंधन जैसे तेल हो गया, प्राकृतिक गैस और कोयला के जलाने के लिए, पेड़ों को जलाने के लिए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ा देती है। वैज्ञानिक के कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने के लिए सही प्रभाव ज्ञात नहीं है, फिर भी उनका अनुमान है कि इसके वैश्विक एवं तापमान की समग्र वृद्धि होगी, समुद्र का स्तर ऊंचा होगा और जलवायु का प्रतिरूप बदलाव आएगा। वातावरण एवं उनकी बदलती हुई परिस्थितियों को जो ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप हुई, उनमें से तूफान आ सकता है। उनमें से क्या आ सकता है दोस्तों? तूफान आ सकता है, अधिक तूफान आ सकता है। कहता है तूफान आ सकता है तूफान आ सकता है और जो है तूफान आ सकता है, लंबी अवधि के लिए सूखे पड़ सकते हैं और दूसरी जलवायु में भी कुछ क्या हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं, जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं। कहता है बदलाव और अपेक्षित गति प्रतिकूल अधिवासन में प्रत्यक्ष नुकसान पहुँचता है, जिससे कि कुछ प्रजातियों के जल्दी अनुकूल नहीं हो पाता है, इससे लुप्त हो सकते हैं। इनकी लुप्त होने की संभावना स्थानीय आदि के व्यवस्था के रूप में प्राकृतिक तंत्रों में उनकी भूमिका जो है हमेशा समाप्त हो जाएगी। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। चलिए जो क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है, कहता है प्रजातियों का चयनात्मक विनाश एवं आदर्श का उदाहरण है। आदर्श उदाहरण है यात्री कबूतर। ये आ गया, देखें ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर भी दिखा देते हैं, इस बुक का जो है आप दिया है बोध प्रश्न नंबर 1। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा और करते हैं। बोध प्रश्न नंबर 1 का उत्तर 1 मिनट्स। लास्ट में ही देता है लगता है दोस्तों। हाँ देखिए पहला का था ना 3, यानी कि यात्री कबूतर, दूसरा का है 4 और तीसरा का भी 4 है। चलिए देखते हैं। बहुत अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, तो अच्छे से नंबर आएगा। चलिए यात्री कबूतर है पहला नंबर। ये जो है चयनात्मक विनाश का आदर्श उदाहरण है, तो यात्री कबूतर हो गया दोस्तों। उसके बाद पशुओं की प्रजाति की तेज़ी से विलुप्त होने का कारण है पशुओं का देखिए 1 मिनट, देखिए पशुओं का पालतू बनाना, ये हो गया। उसके बाद अधिवास एवं प्रयत्न के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों? तो ये हो सकता है आपका उपरोक्त सभी मूल आवास का विखंडन, प्रदूषक और प्रजातियों के संयोजन, मनुष्यों में बदलाव, ये चारों हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसी तरह से वन्य जीवों का अवैध शिकार, यानी कि कुछ जीव को जो है ना अवैध शिकार, मतलब शिकारी लोग जो है ना उसको मार के खा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है शिकारी के कारण कुछ होता है, देख सकते हैं। शिकारी के 3 प्रमुख कारक होते हैं, जैसे वाणिज्यिक शिकार, यानी कमर्शियल मीटिंग, जिसमें जंतुओं को उनके फर एवं हड्डियों के अंग बिक्री के लाभ कमाने के लिए मारा जाता है, यानी कि उसके अंग और फर
पंख को मारने के लिए किया जाता है। निर्वाह शिकार, स्वदेशी हंटिंग, जंतुओं को अपनी उत्तरजीविका के लिए भोजन प्रदान करते हुए मारना। उसके बाद आपका एक होता है खेल के रूप में शिकार, यानी कि सपोर्टिंग हैमनिंग, जैसे मनोरंजन के लिए कुछ जंतुओं को मारना, और जबकि निर्वाह के लिए शिकार एवं प्रजाति का लुप्त होने का समय। इस तरह से हम देख सकते हैं बहुत प्रकार के, जैसे कि होता है तो प्रमुख होता है, अधिकांश क्षेत्रों में कमी आ रही है। खेलों के तौर पर शिकार अधिकांश देशों में नियमित रूप से किया गया है। खेलों के शामिल प्रजातियों को खतरा भी तभी होता है जब उनके सुरक्षात्मक नियमों को बावजूद नहीं होता है, उन्हें लागू नहीं किया जाता है। वैश्विक सुधार एवं वाणिज्यिक शिकार के परियोजना के तहत संख्या घटने का खतरा है। जो जुगुर एवं शेर एवं बर्फीले चीता और चीता जैसे तेंदुआ जंतुओं को शिकार एवं खाल के क्रिया के लिए हाथी का दांत एवं एक साल में लगभग 90,000 हाथियों को मार दिया जाता है और गेंडा को राइनोसोरस के उनकी सींग के लिए मार दिया जाता है। और एक सींग वाले गेंडा को बहुत ही अधिक घना एवं बाल होता है और काले बाजार में इसकी कीमत लगभग अमेरिकी डॉलर में 24,000 अमेरिकी डॉलर है। इसे उत्तरी यमन एवं सजावटी चाकुओं के हैंडल बनाने के लिए पाउडर बनाने के इस्तेमाल किया जाता है जिसे एशिया के कुछ भागों में दवा के तौर पर, खास तौर पर बुखार मिटाने के लिए दवा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक यौन औद्योपिक है, जबकि मौजूद एवं कैट्रिक नामक पदार्थ बालों में कतरनी की उंगली का नाखून रखरखाव प्राप्त किया जा सकता है। और उदाहरण के लिए 60 देशों ने दोस्तों देख सकते हैं, 60 देशों ने राइनो सींग आयात के निर्यात पर रोक लगाने की गैर कानूनी व्यापार के प्रतिबंध के लिए सहमति दी, क्योंकि बाजार में मूल्य तो अधिक है, क्योंकि इनका मूल्य अधिक है और इनका देखिए देख सकते हैं। और कहते हैं इनको थोड़ा सा तो कहता है अन्य उल्लेखनीय एवं वर्णीकृत शिकार एवं वेल किया जाता है, जैसे कि वेल का उद्योग आमतौर पर बड़ी लाभकारी वेल को आसपास केंद्रित किया जाता है। उनके बुल्डर एवं बालियन एवं ब्रिज हड्डियों की चलनी एवं कारण मारा जाता है, जिसमें समुद्री पानी की छननी एवं बुलेट लैंप और मशीनों की लुब्रिकेशन के लिए उच्च ग्रेड तेल से बनाया जाता है। वेबलिन एवं वेलपोन का उपयोग जो है कॉमर्शियल कंघा के रूप में किया जाता है, कॉन्सर्ट कंघा के रूप में सामान के उत्पादक के लिए किया जाता है। वेल्स के शिकार के इतिहास के अति दोहन एवं से जुड़ा है, जिसके बाद में छोड़ दिया गया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं दोस्तों, जैविक आक्रमण यानी कि जानबूझकर दुर्घटना एवं व्यवसाय के लोग में मूल प्रजातियों के स्थलों एवं स्थानों पर आते हैं जहाँ की प्रजातियों को कम या कई प्राकृतिक भक्षक नहीं होते हैं। इनकी देखिए आबादी के नियंत्रण रखा जाता है। कमी को प्रजाति एलियन लाई गई और विशिष्ट प्रजातियों को कहा जाता है। ये मूल जैविक विविधता की हानि सबसे महत्वपूर्ण कारक में मानी जाती है। ये आक्रामक एलियन प्रजातियों को जो नए क्षेत्र में लाई गई और इनमें जैविक आक्रमण बायोलॉजिकल इन्वेशंस होते हैं। कहता है ये सूक्ष्म जीव स्तनधारी तक होती है। कहता है आक्रामक प्रजाति में आर्थिक पर्यावरण एवं संबंधित आपदाओं भी होते हैं। आक्रामक प्रजाति में मूल परिस्थितियों के तंत्र में अग्नि चक्र, पोषक एवं तत्व चक्र एवं जल विज्ञान की ऊर्जा एवं बजट के बदलाव कर सकती है। कहता है बजट के क्या कर सकती है दोस्तों, बदलाव कर सकती है। कहता है इसके आक्रामक एवं प्रजाति की समस्या जलवायु बदलाव अधिक गंभीर हो जाएगी। कहता है कुछ आक्रामक प्रजातियों का उदाहरण आगे के लिए दिए गए हैं, जिनमें से आप देखेंगे कि अनुभव कर सकेंगे स्थानीय वनस्पति के किस प्रकार नष्ट करते हैं। कहता है जलकुंभ यानी कि वाटर हाइथिंस यानी कि पानी में पाया जाने वाला पौधा है जिसके सुंदर एवं बैगनी फूल जाते हैं और यह ब्राज़ील के मूल निवासी थे और अब इसे प्रत्येक महत्वपूर्ण जलनिकाय बाधा पहुंचाने के लिए जलीय पौधे के रूप में दुनिया भर में देखा जाता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जल पानी बहाव में बिजली उत्पादन, परिवहन से गुणवत्ता और स्वदेशी विविधता में प्रभावित करता है।
भारत ने 1886 में बंगाल में एक सजावटी तालाब के पौधे के रूप में लाया गया था और इसके बाद यह एक प्रिय जलीय खरपतवार के रूप में पूरे भारत में फैल गया और एक बड़े क्षेत्रफल पर पाया गया। खरपतवार के कारण हर वर्ष मछली और चावल की फसलों में लाखों रुपए का नुकसान हुए। कहता है ऑर्गेनिक हिस्ट्री के कांग्रेस खरपतवार के रूप में भी जाना जाएगा। यूएसए से भारत लाए गए और खाद्यान्न के साथ साथ यहाँ आ गई और फैल गई और यहाँ के बीजों में मुक्त रूप से प्रजनन करती है। इसके परागकण एवं त्वचा की एलर्जी पैदा होती है। इस तरह से देखते हैं तो गोल्डन 1980 में इस प्रकार से हम देख सकते हैं दोस्तों जैव विविधता का इस तरह से देखिए जैव विविधता के लिए जरूरत देखिए यहाँ पे एलियन प्रजाति का त्वचा एलर्जी पैदा करती है तो किसका जलकुंभी या कांग्रेस खरपतवार या मस्क्यूटो एपिस है तो ये कांग्रेस होगा। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है आपका एलियन प्रजाति की त्वचा में पैदा एलर्जी करती है तो क्या होगा दोस्तों, तो ये आपका कांग्रेस खरपतवार होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जैव विविधता के लिए ज़रूरत है, थोड़ा सा रुकिए। देखिए जैव विविधता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसके बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए। जैव विविधता का महत्व एवं शायद आम लोगों हमारे जीवन की विभिन्नता एवं भूमिका को क्यों नहीं समझ सकते हैं, किंतु निश्चित रूप से जैव विविधता का महत्व जानते हैं। कहता है इनके कारक एवं जैव विविधता के संरक्षण एवं महत्व देते हैं। ये जैविक विविधता एवं घटकों के वर्तमान संभावित क्षेत्र उपयोग एवं खरपतवार का हमारे पास जानने के अनुमान लगाने के कई तरीके हैं, जैसे कि भविष्य में इनका क्या उपयोग है। जैव विविधता जो है पृथ्वी की देखिए जैव विविधता जो है पृथ्वी की जमीन एवं अवलंबन प्रणालियों को रखरखाव का अनिवार्य है, जिसमें से जो है आपको परिवेश मानव जीवन का सहारा देना। इस तरह से जैव विविधता यह नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है पृथ्वी की जैविक विविधता को बनाए रखा जाए और जिसमें से वर्तमान मौजूद जीवन के लिए भी सभी रूपों में शामिल हो। जैव विविधता सभी स्तरों पर संरक्षित किया जाता है और जिसमें से जीसीएन गैस प्रजाति में पारिस्थितिक तंत्र एवं शामिल है, जिसमें एक प्रजाति जीवों की संख्या और प्रक्षेपित क्षेत्र विभिन्न आबादियों को संख्या जितनी अधिक होती है इनकी अधिक जैव विविधता एवं संरक्षण का भी प्रयोग किया जाता है। उच्च आनुवंशिक विविधता को सुनिश्चित किया जाता है, अलग अलग प्रजातियों को अपने प्रवेशों में बदलती है। इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं वही परिस्थितियाँ हमें अनुकूल होते हैं जिसके लुप्त होने के लिए अपेक्षाकृत संवेदनशील एवं व्यापक परिस्थितियों के सुनिश्चित किया जाएगा। अधिक से अधिक जो है प्रजातियों को पास उत्तरजीविका के लिए महत्वपूर्ण जीवन एवं परिस्थितियाँ उनके प्रजातियों के व्यापक विधियों को सुनिश्चित होगा कि ये पारिस्थितिक तंत्र लंबी अवधि के लिए स्थिर है। जैसे कि देखिए जो है अगर हमारी जैव विविधता समान रूप से नहीं चलेगी तो वो क्या होगा कि हमारा जो सर्कल चल रहा है, जो जैसे कि चीता खाता है तेंदुआ मतलब छोटे छोटे जानवर को वो जैसे अगर नहीं तो वंश को ख़त्म कर देगा, इसीलिए दूसरे देश से चीता भी मंगाया गया। इसी तरह से ये जैव विविधता के अंतर्गत आता है। अगर सही से इसकी संचालन नहीं किया जाएगा तो आनुवंशिकता में क्या हो जाएगी, विविधता बदल जाएगी, इसके बहुत सारे जो है असर देखने पड़ सकते हैं, इसीलिए इसके संरक्षण बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों देखते हैं संरक्षण के लिए अलग अलग कार्यनीति एवं ज़रूरत है, क्योंकि ये अधिवास एवं या प्रजाति एवं पारिस्थितिक तंत्र के लिए हो सकती है। प्रजातियों में राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जाता है, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उपचार देने की जरूरत होती है। अधिकांश संस्थान या यथास्थल इंस्टीट्यूट के बहिस्थल इंस्टीट्यूट परिस्थिति में किया जाता है।
इस इकाई में हम परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इनके बीच क्या अंतर है, इनके उपयुक्त एवं विधियों की तकनीकी की जानकारी लेंगे। कहता है हमने प्रोजेक्ट टाइगर जैसी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में वर्णन किया और बताया कि परियोजना से किसी प्रकार की आबादी बढ़ने में मदद मिली है। कुछ तकनीकों जैसे बीज बैंक यानी सीड बैंक के उत्तक संवर्धन, टिश्यूज कल्चर भी पादपों के संरक्षण अत्यंत सहायक है। सिद्ध हुए हैं कि शहरी एवं जरूरत को पूरा करते हैं, यथा स्थल को व्यर्थ एवं उस स्थान को संरक्षण करती है। यह संकटपान पौधे एवं जंतु को एवं प्राकृतिक अधिवास एवं सुरक्षित देती है। ये देने की प्रक्रिया सुरक्षा के लिए अधिवास एवं सुरक्षा की सफाई की जाती है। प्रजातियों के भक्षक के रूप में सुरक्षा प्रदान की जाती है। संस्थान के संरक्षण का यह कहना है कि इसमें आसपास के इलाकों में रहने वाले आबादियों के रखरखाव शामिल है, जिन्हें अपनी खास विशेषताओं का विकास किया गया है। वन जीवन एवं संरक्षण अधिकांश यथास्थल संरक्षण एवं आधारित होता है। इनमें से वन एवं जीवन के अधिवास संरक्षण शामिल होता है। साथ ही लक्षित प्रजातियों की बड़ी संख्याओं को आरक्षित बचा रखना ताकि बड़ी संख्या के मौजूद रह सके। इनकी जो है आबादी उत्तर जीविका में रहने के लिए अनिवार्य अनुकूल देखिए अनिवार्य आनुवंशिक का क्षमता सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। बहिष्कार इंस्टीट्यूट संसर्ग का अर्थ होता है स्थान के बाहर संरक्षण। यह पौधे या जंतुओं का संकटपान एवं प्रजातियों के असुरक्षित या खरपतवार अधिवास से हटाकर या उन्हें मानव की देखभाल एवं पूर्ण रहित आंशिक रूप से देखने की प्रक्रिया है। जबकि स्थान से बाहर संरक्षण से कुछ बहुत पुरानी एवं सर्वोत्तम रूप से ज्ञात संरक्षण विधियाँ बनाई जाती है, जो मनुष्य की जानकारी से हमें कुछ भी नई विवाद एवं प्रयोग विधि में भी शामिल होते हैं। बहिष्कार स्थलों से हमारे परिवेश में अस्थायी बनाए रखने के लिए सुरक्षा एवं मानवीय प्रयासों में सहायता मिलती है, क्योंकि यह प्रजाति के लुप्त होने के बचने के लिए शायद पर्याप्त होता है। यह एक अंतिम आश्रय है जिसके रूप में स्थान एवं संरक्षण के पूरक के रूप में प्रयोग करना है, क्योंकि ये अधिवास के रूप में पूर्ण रूप से बनाया नहीं जा सकता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं बनाया नहीं जा सकता है और एक प्रजाति के संपूर्ण आनुवंशिकता विविधता एवं प्रतीकात्मक भाग एवं वे तत्वों भी बनाया जा सकता है जो सीमा बताने के लिए तथा एवं प्रजातियों के आसपास परिवेश में बदलाव के अनुकूल में सहायता देता है। पुनः यथास्थल संरक्षण एवं तकनीकों को आमतौर महंगी होती है और स्थल के संरक्षण के लिए तैयार प्रजनन स्थलों को पर रहने वाले जंतु एवं पौधे को किसी रोग या प्रजाति के लिए कीटों से कोई प्रकार की सुरक्षित नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों यथास्थल संरक्षण, यानी इस दृष्टि में प्रजातियों के लिए प्राकृतिक अधिवास में रखा जाता है, जो कि धरती की जैव विविधता एवं रखरखाव के लिए सर्वोत्तम मार्ग माना जाता है। इसकी प्राकृतिक एवं विकास की प्रक्रिया से भरी रहती है, प्रजातियों की अपनी परिवेश एवं अनुकूल जारी रखती है। कहता है जबकि इसके उत्तम प्रबंधन प्रथाओं की जरूरत होती है, जो कि भूमि एवं नियंत्रण उपयोग में संरक्षण का उद्योग एवं सफलता सुनिश्चित की जाती है। इसके संरक्षित में यह क्षेत्रों यथास्थल एवं उनके अधिवास के संरक्षण के सुनिश्चित कर खास तौर पर खरपतवार में प्रजातियों की अहम भूमिका निभाती है। जब एक स्थान से चुना जाता है तो संरक्षित क्षेत्र में बनावट एक अहम भूमिका निभाती है और ये 3 प्रकार की महत्वपूर्ण विशेषता को पहचाना जाता है। इस प्रकार की आकृति और जुड़ाव संरक्षित के क्षेत्र में बड़ा आकार देता है और इस प्रकार संरक्षित क्षेत्र को निहित प्रजातियों की संख्या बढ़ती है और अधिक गोले का आकार किनारे होने के कारण प्रभाव एवं न्यूनतम होता है, क्योंकि इनकी जो परिधि एवं किनारा आकारों की तुलना में क्षेत्र के अंदर अपेक्षाकृत छोटी होती है। असंभावित खंडों में बीच जुड़ाव होने से प्रजाति के सदस्य के प्रवास करता है और आसपास के प्रजनन करते हैं। इस संपर्क में कॉरिडोर्स भी कहते हैं, बफर एवं जोन कहते हैं। अन्य एक महत्वपूर्ण संरक्षित विशेषता जैसे कि चित्र पर 8.1 लिखा गया, एक बफर क्षेत्र माध्यमिक रूप से उपयोगी भूमि है जहाँ की केंद्रीय आरक्षित स्थानों में से असंसित एवं प्राकृतिक अधिवासन एवं बदलाव होता है, जहाँ किसी भी मानवीय बाधाओं की अनुमति नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं कि बफर एवं मानवीय वैज्ञानिक कारण ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्रों में प्रवासी आरक्षित भंडार
को लाभ ले सकता है। यथास्थल संस्कृत संरक्षण, माध्यम एवं मनोरंजन के संबंधित वाणिज्यिक, खेलों एवं अन्य गतिविधियों की अनुमति द्वारा बफर क्षेत्रों से नौकरियां एवं आय मिलती है। इसमें से केंद्रीय एवं आरक्षित क्षेत्रों में प्रजाति पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं बाहरी बफर एवं केंद्रीय आरक्षित एवं अनुदानीय बफर एवं कौंडिन्य पर्वतारोही शिखर चढ़ाई कोड रिजर्व कहता है। इसके आंतरिक कहता है संक्षिप्त क्षेत्र में रखना। अन्य प्रकार की प्रजाति जो है यथास्थल एवं क्षेत्र की महत्वपूर्ण इस प्रकार है। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य कहता है राष्ट्रीय उद्यान एवं इस प्रकार का अभ्यारण्य। चलिए देखते हैं। अधिकांश राष्ट्रीय पार्क ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अपार प्राकृतिक सुंदरता और जिन्हें प्राकृतिक दृश्यों में पौधे तथा जंतुओं का संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय पार्कों में से लोगों के प्राकृतिक दृश्यों के वन्य एवं जीवन का आनंद उठाने के लिए अनुमति होती है, किंतु अतिथियों एवं प्रबंधन के लिए कई बार मनोरंजन और संरक्षण के बीच विवाद का काम करने के लिए जरूरी होता है। कहता है राष्ट्रीय पार्क एवं अधिसंख्यता प्राकृतिक होता है और ये इनमें से मानवीय और गतिविधियों के बदलाव नहीं किए जाते हैं, किंतु इनमें से अनेक एवं इन्हें संरक्षित करने से पहले इन पर मानवीय प्रभाव हो चुके थे, जिन्हें कई बार जारी रखने के लिए अनुमति होती है। मनुष्य के राष्ट्रीय उद्यान पर कोई हक नहीं होता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम वन्यजीव एवं अभ्यारण्य के मद्रास एवं पास वेदांत पक्षी अभ्यारण्य वेदन्सवर्थ सेंचुरी कहता है, जो कि 1878 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पेलिकेशन हेरन के अन्य पक्षियों का प्रजनन वेदांत एवं पारंपरिक तौर पर ग्रामवासियों के द्वारा जाने के वाले संरक्षण एवं गतिविधियों के केवल औपचारिक रूप से दिया गया है। एक ऐसा अभ्यारण्य जो अभी और भी इसे जैसे मैसूर एवं पास रंगातरी के 1942 ईस्वी में बनाया गया था। तो भारत में जो है 2018 में 103 एवं राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 536 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 18 जीव मंडल एवं अभ्यारण्य है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। 1942 में बनाया गया था। भारत में जो है 2018 में राष्ट्रीय उद्यान 536 वन्य जीव अभ्यारण्य है तथा 18 जीव मंडल अभ्यारण्य है और भंडार है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है संरक्षित रखना। बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को आरंभ किया गया था और बाघों की आबादी बनाए रखने के लिए इसे प्राकृतिक एवं अधिवास एवं संरक्षित के बनाए गए थे। एक केंद्रीय एवं राष्ट्रीयकृत परियोजना की बनाई गई थी। चलिए देख सकते हैं कब किया गया था, 1973 ईस्वी में। चलिए संरक्षित रखना है कि इस योजना के तहत मुख्य उद्देश्यों में शामिल वन्य जीव बाघ शुरू किया गया था। ये इसे सुरक्षा उपाय और प्रारंभिक तौर पे जो है बाघों की प्रारंभिक तौर पर यह परियोजना 268 बाघों की संख्या के साथ जो है लगभग 16,339 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आरंभ की गई थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है कि वर्तमान में बाघों की संख्या जो है 2,967 बाघों की आबादी है। 2,967 बाघों की आबादी है। 1 मिनट कहता है और इसमें से 37,000 कितना है दोस्तों, 37,761 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पे 27 आरक्षित बाघ स्थल है, जिसमें से यह क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 1.1% जो है आरक्षित वनों के चयन एवं पारिस्थितिक स्वरूप वन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व एवं मार्गदर्शित करता है, जो देशों में बाघों के वितरण एवं भौगोलिक विस्तार में फैला हुआ है। परिजनी बाघ एवं निश्चित रूप से देशों में प्रमुख जीन एवं पूल के संरक्षक हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र, जो कि वन्य जीवन एवं आदिवासों का कुछ जो संग्रहालय भी हैं। बाघ के अंतरिक्ष संस्था एवं केंद्रीय बफर कार्यनीति एवं
कोड और बफर एवं स्ट्रेटजी बनाते हैं। केंद्रीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जैविक बाधाएं और वानिकी प्रचलन नहीं है किए जाते हैं। इस लघु वन उपज एवं संग्रहालय की चराई एवं मानवीय जीवन की बाधा अनुमति नहीं दी जाती है, बल्कि बफर एवं क्षेत्रीय का प्रबंधन केंद्रीय है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, संरक्षण की इकाई में इस तरह के प्रवास कर सकता है। कथा बंधन एवं परियोजना का कार्यक्रम। कथा बंधन क्या होता है? बंधन का प्रजनन कार्यक्रम। बंधन प्रजनन कार्यक्रम क्या होता है दोस्तों? बंधन प्रजनन कार्यक्रम हथियारों की संरक्षण हाथियों की संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बंधन प्रजनन में सफल कार्यक्रमों के कुछ हैं, जहाँ की हाथियों की अर्ध एवं प्राकृतिक परिस्थितियों जैसे जंगल एवं शिविरों में रखा जाता है। दक्षिण भारत के जंगलों में शिविर में हाथियों को नियमित रूप से प्रजनन करते हुए देखा जाता है। यहाँ भी देखा जाता है, और यह भी जंगल के हाथी यहाँ जंगल से हाथी लाए और इन्हें हाथियों की आबादियों की अस्थायी बना रहती है। कहता अधिकांश जंगलों में शिविर के हर उम्र के हाथी एवं हाथिनियों को एक साथ रखा जाता है और उन्हें एक दूसरे से मिलने की अनुमति होती है। उन्हें रातों के समय भी जंगल में छोड़ दिया जाता है, ताकि वे चारा चर सके। और कई बार हाथिनियों जंगली हाथी के साथ भी संगम करती है। इस तरह से देख सकते हैं करती है। मगरमच्छ संरक्षण का था पक्षियों और सर्वश्रित एवं चुनी हुई प्रजातियों को प्रजनन कार्यक्रम में माध्यम में यथा स्थल संरक्षण किया जाता है। भारत की सरकार जो कि 1976 ईस्वी में मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन परियोजनाओं का आरंभ एवं संकटपन मगरमच्छों की 3 प्रजातियों को सुरक्षित किया, और जो कि मीठे पानी के मगरमच्छ, खारे पानी के मगरमच्छ के और घड़ियाल तीनों प्रजाति को हजारों मगरमच्छ जो कि 16 केंद्रों में पाले जाते हैं। इनमें से अनेक को जंगल में छोड़ दिया जाता है, और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के मध्य प्रदेश में सहित मगरमच्छों को आरक्षित एवं 11 अभयारण्य में खास तौर पर इनके अलग सुरक्षित पोषित किया जाता है। संकटपन एवं सफेद पंख वाले वोंड एवं व्हाइट विंग वुड डक का भी बंधन एवं प्रजनन के लिए किया जाता है। इन्होंने भारतीय ब्रिटिश सहयोगात्मक कार्यक्रम में पूर्वोत्तर सुरक्षित को छोड़ा जाता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं भारत में जैव मंडल का भंडार। देखिए भारत में जैव मंडल भंडार की संख्या है कितना है दोस्तों? अभी तुरंत पढ़ा है तो क्या? देखिए भारत में जैव मंडल की संख्या है, ये जो है दोस्तों 18 है। कितना दोस्तों? 18 है। ये जो है आपका 18 है। भारत में जैविक प्रबंधक का जो है जैव मंडल का भंडार की संख्या कितना? 18 है। चलिए संरक्षित एवं बफर जोन की महत्ता का वर्णन कीजिए। भय स्थल एवं संरक्षण। एक कहा था भय स्थल एवं सबसे पुरानी एवं सर्वोत्तम विधियों की शामिल है, जो मनुष्य के जो है शामिल है इसमें। चलिए रुकिए, शामिल है। कहता है भय स्थल यानी भय स्थल संरक्षण। कहता है भय स्थल जंतुओं के संरक्षण की सीमाएं इनमें अनुकूल जो है समस्या के आपस में प्रजनन, आनुवंशिक विविधता का हनन एवं छोटे स्थानों पर इसकी अधिक संख्या से जंतु की निधि एवं नियंत्रण शामिल है। बंधन में रखी गई आबादी पर अनुसंधान एवं कार्यक्रम के बुनियादी जीव विज्ञान अंतर्दृष्टि से मिल सकती है, और नई संरक्षण कार्यनीति एवं सुझाव दिया जा सकता है। हालांकि वैश्विक एवं संसाधन वनस्पति जंतुओं सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य के लिए उत्पादक एवं जंतु के पौधे के लिए उपयोगी जरूरत है। इससे सामाजिक के भोजन एवं सामग्री, आर्थिक सौंदर्य एवं संबंधों की जरूरतों का उपयोग का जरूरत है। इस तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों। आगे कहता है वनस्पति आज दुनिया में 15 से वनस्पतिक उद्यानों में बायोटेक्निकल गार्डन एवं आर्बोरेटस राष्ट्रीय उद्यान के पादप एवं संग्रहालय की प्राकृतिक अनेक प्रकार की विविधता एवं रखरखाव किया गया है। आमतौर पर नज़रअंदाज किया जाता है कि संरक्षण शिक्षा और विकास के संभावित संसाधन है। कहता है यदि हम इन अधिकांश स्थानों पर मूल संरचना एवं आधुनिक तकनीकों से दूर बनाया जाता है, तो दुनिया के अधिकांश संकटग्रस्त पौधे स्थल प्रजातियों स्थल के किया जा सकता है। पहले वनस्पति के आर्बिट्रेट अनुमति जो है 12,000 से 15,000 के संकटग्रस्त प्रजाति का संवर्धन किया जा रहा है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। कहता है कोलकाता के वनस्पति एवं उद्यान के बरगद एवं विशाल
पेड़। कहा था कोलकाता के वनस्पति उद्यान का बरगद का पेड़ देख सकते हैं कैसा विशाल है। इसी तरह से फानकी पार्क आधुनिक समय में फानकी पार्क के पीछे बुनियादी एक विचारधारा जीवन की पारिस्थितिक संतुलन को पर्यावरण के समझा जा सकते हैं, जिसमें से लोग और जीवित धरती पे संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए जो है प्राणी उद्यान के केवल एक मनोरंजन का स्थान नहीं है, ये बड़े स्तर के जीवन के संरक्षण एवं पर्यावरण की शिक्षा का केंद्र है। आधुनिक चिड़ियाघरों में इतिहास का लगभग 200 साल से पहले शुरू हुआ है, जब पहले सार्वजनिक चिड़ियाघर बनाया गया था, जो कि अब तक दुनिया के सबसे कहता हर हिस्से में अधिक से अधिक विविधता एवं साथ ही अपने प्राणी पार्क एवं विकसित किया गया है, जैसे एक्ट्रिया पेट्रो पार्क, निजी पार्क एवं घरों की सफारी, चिड़िया पार्क एवं संरक्षण नीति निष्कर्ष किया गया है। चिड़ियाघर में निकाले निश्चित वन संरक्षण एवं सहायता के लिए रहना होगा, इस तरह से रहना चाहिए, सहायता के लिए जारी रहना चाहिए। इसी जीवन की प्रजाति एवं जो लुप्त हो रही है उसकी सिवाय उनकी चिड़ियाघरों में जंतुओं के आरक्षित स्थानों पर द्वारा बचाए रखा गया है। चिड़ियाघर में भय स्थलों एवं वन जंतु की संरक्षण, भय स्थल एवं सुरक्षा प्रयुक्त एवं महत्वपूर्ण तकनीकें यहाँ वर्णन किया गया है। खाता बंधक सहित प्रजाति एवं कैपेटिव ब्रीडिंग, कहता है बंधक एवं पारिस्थितिक प्रजनन सरकारी एवं दोनों प्रकार से संगठनों द्वारा प्रयुक्त एवं महत्वपूर्ण कार्यनीति में से एक है। संकटपान और खतरे में पड़ी हुई प्रजातियों के बंधक स्थिति को प्रजनन एवं परितंत्र कार्यक्रम बनाए गए, जिसमें जैव विविधता एवं संरक्षण की प्रजाति उत्तर जैविक एवं योजनाओं के जैसे चीता को आगे बढ़ाया जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों। भूर्ण भंडारण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से एम्ब्रो स्टोरेज एवं ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी, कहता है भूर्ण भंडारण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। भूर्ण भंडारण एक कृत्रिम गर्भधारण की तकनीक है, जो कि प्रयोगशाला में जंतुओं को फार्म के जंतुओं को विकसित किया जाता है, और यह संभावित रूप से संकटपान प्रजातियों के बंधक के रूप में वर्ग प्रजनन एवं सभ्यता को सुधार लाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार की तकनीकों का मुख्य रूप से स्तनधारियों के लिए किया जाता है, के लिए बनाया गया है। ये स्तनधारियों के लिए मुख्यतः बनाया गया। चलिए देखते हैं कृत्रिम यानी कि वारिसेशन, आर्टिफिशियल इंसेलेशन, इस प्रकार के चलिए देखते हैं। कृत्रिम गर्भधान एवं अन्य तकनीकी से हैं जो कि उपयोगी हो सकता है। शुक्राणुओं को हिमशीतन एवं में रखा जा सकता है और आगे इस्तेमाल के लिए किया जा सकता है। यह आनुवंशिक विविधता को बढ़ाने के लिए किसी अन्य प्रजाति अन्य केंद्रों में भेजा जा सकता है। और कहता है कई बार शुक्राणुओं को डिश में अंडे के साथ मिलाया जा सकता है, जिससे निषेचन होगा। और अन्य मामलों में उदाहरण के लिए घोड़ा शुक्राणु के अंडे के अंदर डालने की जरूरत होती है। और कुछ साल में ब्लैक फोर्स की केवल 6 माह में थी, किंतु कृत्रिम गोवर्धन जो है 16 बच्चे पैदा हुए थे। हाथी और चीते के गर्भधान में कृत्रिम गर्भधान के बाद जो है चीते के बच्चे पैदा हुए थे। यानी कहता है हाथी बंधक प्राकृतिक रूप में प्रजनन नहीं करते हैं। इस विधि में बंधक रहने वाले जंतुओं का प्रजनन के लिए उपयोगी है। इस तरह से हम कर सकते हैं। कहता है किंतु कृत्रिम गोवर्धन में 16 बच्चे पैदा हुए थे। हाथी और चीता में भी गोवर्धन हो सकता है। हाथी और चीता में भी गोवर्धन हुआ। कृत्रिम गोवर्धन के बाद चीता का बच्चा पैदा हुआ। कहता है हाथी को बंधक रहने के कारण प्राकृतिक रूप से प्रजनन नहीं करते। यह विधि बंधन में नहीं बल्कि जंतुओं में प्रजनन का उपयोग का संभवता है। कायिकी कोशिका यानी क्लोनिंग यानी स्मॉल इन सॉल्ट कॉलोनी, इस प्रकार से कहा जाता है। कायिकी कोशिका एवं प्लाइंग लगभग लुप्त प्रजातियों के लिए एक भी कुछ उत्तर जीवित एवं संख्याओं को बढ़ाने के लिए आशा उत्पन्न करती है। सबसे पहले यह रेडिएशन यूनिवर्सिटी एडिनबर्ग एवं यूनिवर्सिटी ऑफ विटर्स में एक पालतू भेड़ के साथ किया गया। इसके बाद अन्य स्तनधारी जीवों में किया जाने लगा। कहा था ऐसे मवेशियों को दुर्लभ प्रजाति को बचाव के लिए पहले इस्तेमाल किया गया और हटाकर एक मादा
लेडी जंतुओं के बच्चे भी और इसी जाति का कुछ हेमोत्स्य शुक्राणु शेष में लेडी गुणित शेषा कोशिकाओं को अंडाशय की कायिका कोशिकाओं में भिन्न प्रजातियों को अनभिज्ञ अंडे एवं भिन्नसेस के साथ मिलाया जाता था। तो गाय परिणाम स्वरूप अंडे का एक जेम्स गाय के समर्थ नस्ल में प्रेरित किया गया। इसी कोशिका को जन्म लेने वाला पहले बछड़े उस लेडी के साथ आनुवंशिक रूप से समानता थी, जैसे कि उम्मीद है कि जबकि उसकी छाप थोड़ी भिन्न थी। इस तरह से कहता है एक लेडी गुणेशिस कोशिका अंडाशय कायिका को विभिन्न जाति के अनाविका अंडाशय में साथ मिलाया गया और परिणाम स्वरूप कहता है मिलाया गया और गाय के परिणाम स्वरूप अंडा का एक एंगस गाय के एक समान नस्लों में प्रेरित किया गया और इस कोशिका को जन्म लेने वाले पहले बछड़े में से उस लेडी के साथ आनुवंशिक रूप से समानता थी, जैसे कि उम्मीद थी कि जबकि उसकी छाप थोड़ी भिन्न थी। चलिए आगे देखते हैं। पालन पोषण करना यानी फोरेस्टिंग कहता है इस प्रकार से हम देख सकते हैं दोस्तों, अंडे देने वाले कुछ जंतु अर्थात पक्षी एवं सर्पीय कुछ अधिक संख्या में अंडे देने के सक्षम होते हैं जिन्हें उन्हें पोषण दे सके। कहता है अतिरिक्त अंडे को जमा करके फूटने एवं जंतुओं के बंधन पालने की संभावना बढ़ती है, जिसमें पालन एवं अभिमुख इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके फिर भी अन्य आबादी में भेज दिया जाता है। पक्षियों के लिए अत्यंत सफल रहा है। ये खासतौर पर फ्लेक्शन को जो कि पोषण एवं कार्यक्रम के कारण बहुत ही अधिक बढ़ गई। इस कार्यक्रम का अब धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है क्योंकि होमफेस ग्रैंड एवं वार्पिंग जैसे पालन का कार्य भी सफलतापूर्वक किया गया। इस तरह से आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है इस प्रजाति में लगभग 21 पक्षियों को जो 1941 ईस्वी में वही 1960 में 300 हो गई, इससे अधिक हो गई। स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन, जब कोई जंतु का संरक्षण जंतु का स्थानांतरण एवं शामिल होता है तो यह अनिवार्य हो जाता है। तो इसका अर्थ जंतुओं के उसकी प्राकृतिक अधिवासक बंधक किसी भी अधिवास के में भेजा जा सकता है। स्थानांतरित के लिए उन्हें दोबारा लाने के लिए संबंध भी किया जा सकता है। इस प्रकार सावधानी करने की जरूरत होती है। इस तरह से हम कर सकते हैं स्थापन इंट्रोडक्शन। कहता है जब किसी प्रजाति के एक दूसरे से स्थान तक ले जाते हैं तो उसके प्राकृतिक अधिवास एवं बंधक एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहिए जो कि उनके ऐतिहासिक वितरण के बाहर एवं प्रजाति उस क्षेत्र के जाकर विशिष्ट बन जाती है। इसे बहुत ही सावधानी एवं से संभाला जाना चाहिए और असभ्य व्यवहार में प्रजातियों के सामाजिक एवं संगठन का व्यापक अध्ययन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस प्रजाति का अधिवास एवं अनुकूलन की अच्छी संभावना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है पुनः स्थापन यानी रिटर्न इंट्रो। कहता है इनमें से प्रजातियों के अनेक ऐतिहासिक वितरण एवं क्षेत्रों के प्राकृतिक एवं अधिवास या बंधक के बाहर लाकर किसी अन्य स्थान पर लाना शामिल है। या जो उनकी मौजूद आबादी में बढ़ने के मूल आबादी के समाप्त हो जाती है उसे स्थान पर कोई आबादी लाने के लिए किया जाता है। इसे बहुत ही सावधानी से करने की जरूरत है। इसके लिए अधिवास एवं अध्यापक एवं अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार की प्रजातियों के व्यवहार के सामाजिक संगठन का ध्यान रखकर इसे दोबारा लाया जाता है। इस प्रकार के देख सकते हैं। बीज बैंक स्पीड बैंक। कहता है बीज बैंक एक पादप जर्म एवं प्लाज्मा प्लेज्म है जो कि परिक्षक्षण एवं जीन बैंक के पादप बैंक है। जो कि देखिए प्रजाति एवं वयस्कन स्थलों को तकनीकी एवं विशिष्ट प्राकृतिक के रूप में तौर पर सूक्त किया जाना चाहिए। विशेषतः प्राकृतिक में नुकसान एवं लंबे अवधि तक निलंबित रूप से परीक्षित के अवकाश एवं अनुकूल एवं सूत्रों के बीच रखना, जो कि दुर्लभ एवं संकटपूर्ण पादप प्रजातियों के आनुवंशिक रूप से प्रतिपादन के नमूने रखे जाते हैं। यह एक प्रकार का आनुवंशिक बीमा यानी जेनेटिक इंश्योरेंस कहलाता है। बीज यानी स्टोरिंग। कहता है बीज भंडारण यानी जर्म प्लाज्मा। कहता है जर्म प्लाज्मा एक भंडारण स्पीड बैंक के रूप में खर्चीले पर होता है। इनमें से जगह भी कम लगती है और आनुवंशिक क्षरण
कमी के साथ बड़ी आबादी के परीक्षण किया जाता है। और सीड बैंक के जैविक अनुसंधान के लिए पादप एवं सामग्री का अच्छा स्रोत मिलता है, जो प्राकृतिक आबादियों में क्षति की बाधा से बचाव होता है। कहता है उत्तक वर्धन टिश्यूज कल्चर, कहता है पादप उत्तक वर्धन पादप जैविक प्रौद्योगिकी एवं अनिवार्य से एक घटक है। पूरे पौधे से पुनर्जन्म संभावना एवं प्रोटोप्लास्ट के एकल कोशिकीय के जंतु के अंगों को पुनर्जन्म की पात्र एवं इन्वर्टर्स यानी कि पौधे के सुधार तक पूरी तरह से नए मार्ग हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं। कहता है निम्न में से आनुवंशिक बीमा देती है, कौन देती है दोस्तों? तो आपका निम्न में से आनुवंशिक बीमा देती है उत्तक वर्धन, कोशिका वर्धन, बीजा बैंक, यह संस्थापक। देखिए इसका जो है वो निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक जो है आनुवंशिक बीमा देती है दोस्तों? तो बीजो बैंक देती है। आनुवंशिक बीमा कौन देती है दोस्तों? तो बीजो बैंक देती है। बीज बैंक देती है। आगे देते हैं बैंक, बीज बैंक देती है। इस तरह से देखते हैं दोस्तों। कहा था कृत्रिम वार्य संचय एवं उपयोगी होगा, जैसे कि देखिए कृत्रिम वार्य संचय उपयोगी होगा किसका? तो ये होगा आपका हाथी में, कुत्ता बिल्ली के नहीं बल्कि हाथी। देखिए हाथी का प्रजाति बहुत ही जल्दी नहीं मिल पाता है, इसलिए हाथी का जो है बहुत ही उपयोगी होता है। इसलिए प्राकृतिक एवं आरक्षित क्षेत्र का था प्राकृतिक एवं नेचुरल रिसोर्स जैसे जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र जैव विविधता का बढ़ती विनाश एवं प्राकृतिक संरक्षण एवं मूल्यवान योगदान के बल दिया है। इस क्षेत्र में भरपूर एवं जैव विविधता के हानियों निपटाने के लिए उपयोगी साधन है। जलवायु का प्रभाव समाज की सुरक्षा देना तथा महत्वपूर्ण परिस्थितियों को सेवाओं को मदद रख रखा हुआ है। जीव मंडल के क्षेत्र में आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व है। देखिए दोस्तों, कहता है जीव मंडल के आरक्षित अंतर्राष्ट्रीय रूप में समानता मानव और जीव मंडल के बीच संतुलित संबंध का प्रोत्साहन देने के दर्शन एवं स्थापित किए गए हैं। विशेष प्राकृतिक एवं क्षेत्रों के आदर एवं प्राकृतिक संरक्षण के महत्व दर्शन एवं सतत उपयोग एवं जैविक विविधता के रूप में पुनः निर्वचित एवं परिणाम स्वरूप इनके